डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट पढ़ना है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस हमने पढ़ लिया था। कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या था? कंपनी को प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर से। कैसे प्रोटेक्ट करता है? फॉर्म बना के। मतलब पढ़ा गया था कि नहीं पढ़ा? थोड़ा सा नहीं पढ़ाई वाला। कौन से डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता है? पब्लिक डॉक्यूमेंट के बारे में। हम ये प्रिज्यूम करके चलते हैं, क्या प्रिज्यूम करके चलते हैं कि आउटसाइडर को पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता है। पब्लिक डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं? एमओए, एओए और स्पेशल रेजोल्यूशन। कौन सा रेजोल्यूशन? स्पेशल रेजोल्यूशन। तो कोई भी बंदा अगर आउटसाइडर कंपनी के साथ डील कर रहा है तो एक assumption है कि उसको इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता है। अब पढ़ते हैं जी इंडोर मैनेजमेंट। इसमें ये क्या है? एक्सेप्शन है किसकी? कंस्ट्रक्टिव नोटिस की। मतलब इनके बारे में आउटसाइडर को नहीं पता होगा। किसके बारे में? जो इंडोर मैनेजमेंट में। उसको पता है किसके बारे में? पब्लिक डॉक्यूमेंट के बारे में। लेकिन क्या इंडोर मैनेजमेंट का मतलब अंदर की बातों के बारे में पता होगा उसे? नहीं पता होगा। तो ये किसको प्रोटेक्ट करता है? आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करता है। किससे? कंपनी से। इसके ऊपर लिख लो, प्रोटेक्ट आउटसाइडर फ्रॉम द कंपनी। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज द एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? अपोजिट। मतलब जो ऊपर लिखा हुआ था उसका अपोजिट है। मतलब ये आउटसाइडर को इसके बारे में नहीं पता होगा। पता होगा पब्लिक डॉक्यूमेंट के बारे में, लेकिन इंटरनल मैनेजमेंट के बारे में नहीं पता होगा। Is the exception to the doctrine of constructive notice. The aforesaid doctrine of constructive notice does in no sense means that outsiders are deemed to have notice of the internal affairs of the company. कभी भी कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये नहीं बोलता है, क्या नहीं बोलता है कि आउटसाइडर को कंपनी के इंटरनल अफेयर्स के बारे में पता होगा। क्या पता हो सकता है? नहीं हो सकता है। फॉर इंस्टेंस, इफ एन एक्ट इज ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स और मेमोरेंडम। ऑथराइज का मतलब आर्टिकल्स के हिसाब से हो रहा है, एमओए के हिसाब से हो रहा है। एन आउटसाइडर is entitled to assume that all the detailed formalities for doing that act have been observed. आउटसाइडर ये बात मान लेगा, क्या मान लेगा? कि जितनी फॉर्मेलिटीज थी ना जो इंटरनली होनी थी, वो सारी फॉर्मेलिटीज हो गई है। क्योंकि उनके बारे में तो मुझे पता ही नहीं लगेगा ना। मैं क्या देख सकता हूँ? एमओए देख सकता हूँ, एओए देख सकता हूँ, स्पेशल रेजोल्यूशन देख सकता हूँ। क्या मैं ये देख सकता हूँ कि इनके बाद में कोई इंटरनल फॉर्मेलिटीज थी वो पूरी हुई है या नहीं हुई है? ये चीजें मैं नहीं देख सकता हूँ। तो मैं क्या प्रिज्यूम करूंगा? ये सब सारी तरीके से। इसी को क्या बोलते हैं? इंडोर मैनेजमेंट। दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लैंडमार्क केस, द रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवेन। केस तो इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। क्या नाम है? रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवेन। दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट पॉपुलरली नोन एज टर्कवेन रूल। और इसको क्या बोलते हैं हम? टर्कवेन रूल भी बोलते हैं, क्योंकि केस लॉ में दूसरी पार्टी कौन है? टर्कवेन। तो वहीं से ये डॉक्ट्रिन आया है, तो इसको क्या बोल देते हैं? टर्कवेन रूल भी बोल देते हैं। इंडोर मैनेजमेंट क्या है? कंस्ट्रक्टिव नोटिस की एक्सेप्शन है। आउटसाइडर को इंटरनल अफेयर्स के बारे में पता नहीं होगा। उसे क्या पता होगा? पब्लिक डॉक्यूमेंट के बारे में पता होगा, लेकिन इंटरनल अफेयर्स के बारे में नहीं पता। फैक्ट्स ऑफ द केस। अब केस के फैक्ट्स क्या हैं? मिस्टर टर्कवेन वाज द ऑफिशियल मैनेजर ऑफ द इंसॉल्वेंट कैमरन्स कोलब्रुक स्टील कोल एंड स्वैगमेंसिया लॉगवर्ड रेलवे कंपनी। ये कंपनी का इंसॉल्वेंट है कौन? मिस्टर टर्कवेन। इट वाज इन इट वाज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट। मतलब पुरानी कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुआ है। 1844 की कंपनीज एक्ट है, जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट, उसके अंदर ये इनकॉर्पोरेट हुई है। द कंपनी हैड गिवन अ बॉन्ड ऑफ यूरो 2000 टू द रॉयल ब्रिटिश बैंक। कंपनी ने क्या किया है? एक बॉन्ड दिया है। किसको? रॉयल ब्रिटिश बैंक को। कौन सी कंपनी ने दिया है? जिस कंपनी का लिक्विडेटर है कौन? टर्कवेन। टर्कवेन कौन है? लिक्विडेटर है कंपनी का। उस कंपनी ने एक बॉन्ड दिया था किसको? बैंक को। बैंक का क्या नाम है? रॉयल ब्रिटिश बैंक। कितने यूरो का है? 2000 यूरो का। विच सिक्योर द कंपनीज ड्रॉइंग ऑन इट्स करंट अकाउंट। मतलब कंपनी, जो कंपनी ने बॉन्ड दिया है, वो अपने करंट अकाउंट से पैसे विड्रॉ करती थी। अब बैंक ने बोला होगा कोई चीज सिक्योरिटी रखो, आप पैसे विड्रॉ कर रहे हो तो कोई चीज सिक्योरिटी रखो, तो उन्होंने क्या दे दिया? बॉन्ड दे दिया। द बॉन्ड वाज अंडर द कंपनी सील। कंपनी की स्टैंप लगी हुई है उस पे। एंड साइंड बाय टू डायरेक्टर्स एंड सेक्रेटरी। और किसने साइन किया हुआ है? दो डायरेक्टर्स ने और सेक्रेटरी ने साइन किया हुआ है। व्हेन द कंपनी वाज सूड, इट एलिगेड दैट अंडर इट्स रजिस्टर्ड डीड ऑफ सेटलमेंट द एओए। पहले देखो, एओए आर्टिकल किस में आया है? कंपनीज एक्ट के अंदर आया है। कंपनीज एक्ट से पहले जॉइंट स्टॉक कंपनीज में क्या होता था? रजिस्टर्ड डीड ऑफ सेटलमेंट। कंपनी के ऊपर सूट फाइल किया बैंक ने। किसने सूट फाइल किया? बैंक ने। कंपनी ने क्या बोला कि हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से डायरेक्टर ओनली हैड पावर टू बोरो अप टू एन अमाउंट ऑथराइज्ड बाय कंपनी रेजोल्यूशन। क्या बोला इन्होंने? डायरेक्टर उतना ही अमाउंट बोरो कर सकते हैं जितना कहाँ लिखा हुआ होगा? कंपनी के रेजोल्यूशन में।
कहाँ लिखा रहेगा? रेजोल्यूशन में। हमने पीछे पढ़ा था पब्लिक नोटिस होता है, किस किस का पब्लिक नोटिस होता है? एओए, एमओए, स्पेशल रेजोल्यूशन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कंपनी रेजोल्यूशन। किस रेजोल्यूशन को क्या स्पेशल रेजोल्यूशन माने? इसको मानेंगे हम ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। क्या मानेंगे? दो तरीके के रेजोल्यूशन है, एक ऑर्डिनरी एक स्पेशल। ऑर्डिनरी का मतलब सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल का मतलब 75। तो किसका पब्लिक नोटिस होता है? स्पेशल रेजोल्यूशन का। क्या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का पब्लिक नोटिस होता है? नहीं होता। तो इसके ऊपर लिख लो, जहां पे भी वर्ड अगर रेजोल्यूशन लिखा हुआ है तो उसका मतलब है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का पब्लिक नोटिस नहीं होता है। A resolution had been passed, but not specifying how much director could borrow. रेजोल्यूशन पास हुआ है कंपनी के अंदर, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि डायरेक्टर कितना बोरो कर सकते हैं। अब फिर से एक बार रिपीट करते हैं। एक लिक्विडेटर है, क्या नाम है? टर्क्यून। एक बैंक है, कौन सा? रॉयल ब्रिटिश बैंक। जिस कंपनी का वो लिक्विडेटर है ना, उस कंपनी ने बैंक से कुछ बोरिंग करी होगी। मान लीजिए बोरिंग करी है, पैसा उधार लिया है। उसके लिए क्या चीज गिरवी रखवाई है? एक बॉन्ड गिरवी रखवाई है। लिक्विडेटर कंपनी ने लोन लिया हुआ है। उस कंपनी ने लोन लिया हुआ है। कंपनी ने क्या दिया था? एक बॉन्ड दिया था। बॉन्ड के बदले में क्या करी थी? बोरोइंग करी थी बैंक से। बॉन्ड को किसने साइन किया था? दो डायरेक्टर ने और एक सेक्रेटरी ने, और कंपनी की सील भी लगी थी। बैंक ने सूट फाइल करा होगा, किसके लिए? कि कंपनी ने उधारी नहीं चुकाई, तभी तो कंपनी लिक्विडेशन में गई है ना। तो बैंक ने सूट फाइल किया। कंपनी ने क्या बोला? हमारे आर्टिकल्स के अंदर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कि डायरेक्टर्स उतना ही बोरो करेंगे। कितना? जितना ये कंपनी के रेजोल्यूशन में ऑथराइज किया जाएगा। कंपनी के रेजोल्यूशन में कौन ऑथराइज करता है? शेयर होल्डर। ये जो जनरल रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन है, ऑर्डिनरी या स्पेशली, कौन पास करता है? शेयर होल्डर्स। तो इन्होंने बोला डायरेक्टर्स उतना ही बोरो करेंगे जितना किसने ऑथराइज किया है? शेयर होल्डर्स ने। और कैसे ऑथराइज किया है? रेजोल्यूशन पास करके। रेजोल्यूशन पास भी हुआ है, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि कितना अमाउंट बोरो कर सकते हैं। क्या बैंक को कभी इस रेजोल्यूशन के बारे में पता लगेगा? या बैंक को कभी ये देख पाएगा बैंक की रेजोल्यूशन में कितना अमाउंट लिखा हुआ है? क्या बैंक कभी देख पाएगा? अगर ये स्पेशल रेजोल्यूशन होता तो क्या बैंक देख पाता? देख पाता, क्योंकि स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है? पब्लिक डॉक्यूमेंट। यहाँ पे कौन सा रेजोल्यूशन है? ऑर्डिनरी। क्या बैंक कभी ये चीज चेक कर पाएगा कि रेजोल्यूशन में क्या लिखा हुआ है? नहीं कर पाएगा। तो जब बैंक चेक नहीं कर पाएगा, क्या ये इंटरनल अफेयर है या नहीं है? बिल्कुल इंटरनल अफेयर है। आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि बोरो कर सकते हैं कितना, जितना रेजोल्यूशन में लिखा हुआ है। अब रेजोल्यूशन पास भी हो गया, लेकिन अब उस रेजोल्यूशन में अमाउंट नहीं लिखा हुआ, तो बैंक को क्या पता? क्या बैंक की कोई गलती? बैंक कौन है? आउटसाइडर। तो क्या आउटसाइडर को प्रोटेक्शन मिलेगी नहीं मिलेगी? इसके अंदर मिलेगी, इंडोर मैनेजमेंट। Held it was decided that bond was valid. क्या डिसाइड हुआ? कि बॉन्ड वैलिड है। So the Royal British Bank could enforce the term. तो बैंक क्या कर सकता है? अपने टर्म्स को इन्फोर्स करवा सकता है। He said the bank was deemed to be aware that director could borrow only up to the amount of the resolution allowed. Article of association were registered with the company's house, so there was a constructive notice. Constructive notice किसका होगा? आर्टिकल्स का constructive notice है या नहीं है? बिल्कुल है। बट द बैंक कुड नॉट बी डीम्ड टू नो व्हिच ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास। लेकिन बैंक ये नहीं देख सकता कि कौन सा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुआ है, उसमें कितना अमाउंट लिखा हुआ है। क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का पब्लिक नोटिस नहीं होता है। बट द बैंक कुड नॉट डीम टू नो व्हिच ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास बिकॉज़ देयर वाज दीस वाज नॉट रजिस्ट्रेबल, क्योंकि ये रजिस्ट्रेबल नहीं होते हैं। द बॉन्ड वाज वैलिड बिकॉज़ देयर वाज नो रिक्वायरमेंट टू लुक इनटू द कंपनीज इंटरनल वर्किंग। तो बैंक की कोई गलती नहीं है, बैंक इंटरनल वर्किंग को नहीं देखेगा, बॉन्ड एकदम वैलिड है और बैंक अपने टर्म्स इन्फोर्स करवा सकता है। दिस इज द इंडोर मैनेजमेंट रूल दैट द कंपनीज इंडोर अफेयर्स आर कंपनीज प्रॉब्लम। तो कंपनी के इंटरनल अफेयर किसकी दिक्कत है? कंपनी की खुद की दिक्कत है। क्लियर है जी? समझ आई इतनी बात? फिर से रिपीट करते हैं एक बार। रॉयल ब्रिटिश बैंक और एक कंपनी है, उस कंपनी का लिक्विडेटर कौन है? टर्क्यून। कंपनी ने क्या लिया है? बैंक से उधारी ली है, और कंपनी ने क्या दे दिया है? बॉन्ड रखवा दिया गिरवी। बॉन्ड में अमाउंट कितना लिखा हुआ है? 2000 यूरो का। जब बैंक इन्फोर्स करवाने के लिए आया तो कंपनी ने क्या बोला? कि डायरेक्टर इतना ज्यादा अमाउंट बोरो नहीं कर सकते हैं। कितना बोरो कर सकते हैं? जितना रेजोल्यूशन में लिखा हुआ है। रेजोल्यूशन भी पास हुआ है, लेकिन उसमें अमाउंट नहीं लिखा हुआ है। तो क्या बैंक को कभी रेजोल्यूशन के बारे में पता लगेगा? नहीं पता लगेगा। क्यों? क्योंकि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कभी भी पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होता है, ये रजिस्ट्रेबल नहीं होता है। जब भी वर्ड रेजोल्यूशन आएगा तो हमसे क्या पढ़ेंगे? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ठीक है जी? यहाँ तक क्लियर है? अब आगे जी, एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। एक्सेप्शन का मतलब, इसकी भी एक्सेप्शन। इंडोर मैनेजमेंट में क्या पढ़ा हमने? इसकी एक्सेप्शन क्या है? कंस्ट्रक्टिव नोटिस। मान लेंगे कि ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस की बात कर रहा है कि किसके बारे में आउटसाइडर को पता होगा।
हमने ऊपर क्या पढ़ा, आउटसाइडर को इंटरनल अफेयर नहीं पता होंगे। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, आउटसाइडर को इंटरनल अफेयर पता होंगे। किस किस केस में इंटरनल अफेयर पता होंगे? कहाँ पे इंडोर मैनेजमेंट आपको नहीं बचाएगा, कहाँ पे कौन नहीं बचाएगा आपको, इंडोर मैनेजमेंट नहीं बचाएगा। Thus, you will notice that the aforementioned rule of indoor management is important to person dealing with the company, though it's through its director or other person. They are entitled to assume that the act of the director or officer of the company are validly performed. Outsider क्या assume करता है कि डायरेक्टर जो काम कर रहा है ना वो वैलिडली कर रहा है, क्योंकि उसे इंटरनल अफेयर के बारे में नहीं पता है। If they are within the scope of their apparent authority, so long as the act is valid under the articles, if it is done in a particular manner, an outsider dealing with the company is entitled to assume that it has been done in the manner required. ये पैराग्राफ आप नहीं भी पढ़ो तो काम चल जाएगा। अगर आपने ऊपर वाला पढ़ लिया और सीधा क्या पढ़ो आप, एक्सेप्शन पढ़ो। पहली एक्सेप्शन, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। क्या कह रहा है जी ये? एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। इरेगुलरिटी क्या होती है? मतलब कुछ इंटरनल अफेयर चल रहे हैं कंपनी के, इंटरनल अफेयर में कुछ गड़बड़ हो रही है, क्या आउटसाइडर को पता होगा? गड़बड़ होने का मतलब क्या है, वो इरेगुलर है, मतलब तरीके से नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर आपको नॉलेज है, एक्चुअल नॉलेज है कि यहाँ पे इरेगुलरिटी हो रही है इंटरनल अफेयर में, या आपको कंस्ट्रक्टिवली पता है, मतलब आपको डायरेक्टली नहीं पता, आपको इनडायरेक्टली पता है, क्या उस केस में इंडोर मैनेजमेंट आपको बचाएगा? आपको खुद पता है कि यहाँ पे गलत काम हो रहा है, फिर भी आप वो काम कर रहे हो, तो इंडोर मैनेजमेंट आपको बचाएगा? तो आउटसाइडर को इंडोर मैनेजमेंट कब नहीं बताएगा, जब आउटसाइडर को या तो एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव नॉलेज है किस चीज की, इरेगुलरिटी की। ठीक है जी। इंडोर मैनेजमेंट क्या था, प्रोटेक्ट द आउटसाइडर फ्रॉम कंपनी। आउटसाइडर को इंटरनल अफेयर के बारे में नहीं पता होगा, तो वो मान के चलता है, क्या मान के चलता है कि इंटरनल अफेयर सारे तरीके से करे गए हैं। लेकिन अगर इंटरनल अफेयर तरीके से नहीं हो रहा है और आउटसाइडर को इसकी नॉलेज भी है, तो क्या इंडोर मैनेजमेंट उसे बचाएगा? नहीं बचाएगा। पहली एक्सेप्शन हो गई है, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ द इरेगुलरिटी। पहला पॉइंट, द रूल डज नॉट प्रोटेक्ट एनी पर्सन व्हेन द पर्सन डीलिंग विद द कंपनी हैज नोटिस। जब उसको खुद को नोटिस है, या तो एक्चुअल नोटिस है या कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, किस चीज का, इरेगुलरिटी का, जो गलत काम हो रहा है उसके बारे में उसे पता है। अब केस लॉ आ गया है, इन हॉवर्ड्स वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। पढ़ो एक बार इसको, केस लॉ को। Director could not defend the issue of debenture to themselves because they should have known the extent to which they were lending money to the company. बिल्कुल जी। क्या कह रहा है कि कंपनी ने डिवेंचर इशू करे हैं, क्या इशू करे हैं, डिवेंचर इशू करे हैं। किसको इशू करे हैं, डायरेक्टर्स को। किसको इशू करे हैं, डायरेक्टर्स को। जब भी कंपनी उधारी ले रही है या आप कंपनी को पैसा दे रहे हो, डिवेंचर कंपनी इशू कर रही है तो कंपनी को पैसा दे रहे हो ना आप। रिक्वायर्ड द असेंट ऑफ जनरल मीटिंग, किसका अप्रूवल चाहिए था, जनरल मीटिंग में अप्रूवल चाहिए था। ये अप्रूवल कौन सा होगा, ऑर्डिनरी है, स्पेशल है? क्योंकि स्पेशल होता तो सबको इसके बारे में पता ही होता। ये कौन सा है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है। क्या इसको आउटसाइडर को पता होगा इसके बारे में, नहीं पता होगा। विच दे हैड नॉट ऑब्टेन, और जनरल मीटिंग का रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है, जनरल मीटिंग का रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है, मतलब इंटरनल अफेयर ढंग से नहीं हुए हैं। डिवेंचर किसको इशू करे गए हैं, डायरेक्टर्स को। क्या डायरेक्टर को ये बात पता होगी या नहीं पता होगी कि जनरल मीटिंग हुई है या नहीं हुई है? वो तो खुद डायरेक्टर है, कंपनी रन कौन कर रहा है, जनरल मीटिंग बुलाएगा कौन, डायरेक्टर। अब जब जनरल मीटिंग नहीं हुई है तो क्या डायरेक्टर को ये बात पता है या नहीं पता कि जनरल मीटिंग नहीं हुई है? फिर भी उन्होंने डिबेंचर ले लिए, और डिबेंचर लेने के लिए क्या करना था, जनरल मीटिंग बुलानी थी। क्या इनको एक्चुअल नॉलेज है या नहीं है इरेगुलरिटी की, है। तो क्या इनको इंडोर मैनेजमेंट बचाएगा डायरेक्टर्स को, नहीं बचाएगा। डायरेक्टर कुड नॉट डिफेंड द इशू ऑफ डिबेंचर टू देमसेल्फ बिकॉज दे शुड हैव नोन द एक्सटेंट, कि उनको पता होना चाहिए कि कितना पैसा उधारी लेने के लिए जनरल मीटिंग का अप्रूवल चाहिए। ठीक है जी। दूसरा, मॉरिस वर्सेस कैंसन, द डायरेक्टर कुड नॉट डिफेंड एन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू हिम एज ही पार्टिसिपेटेड इन द मीटिंग व्हिच मेड द अलॉटमेंट। अब भाई डायरेक्टर खुद को शेयर्स अलॉट करवा रहा है, उसको पता होना चाहिए ना शेयर होल्डर की मीटिंग चाहिए इसके लिए। और अगर शेयर होल्डर की मीटिंग नहीं हो रही है तो क्या वो इन्फोर्स करवा पाएगा टर्म, नहीं करवा पाएगा। ठीक है जी। दोनों में सेम बात हो रही है, दोनों केस में डायरेक्टर है, और डायरेक्टर को क्या होती है, एक्चुअल नॉलेज होती है इरेगुलरिटी। तो डायरेक्टर को इंडोर मैनेजमेंट
नहीं बचाएगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे बात करते हैं सस्पिशियस ऑफ इरेगुलरिटी। सस्पिशन का मतलब शक है, मतलब देख के ट्रांजेक्शन ऐसी है जहाँ देखते ही आपको शक हो जाना चाहिए कि ये गलत हो रहा है, फिर भी आप वो ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो गलती किसकी? मान लो हमारी कंपनी है मेरी और गौतम सर की, जहाँ पढ़ने आए हो, फीस किसको दोगे आप? हमें दोगे, डायरेक्टर्स को दे दोगे, या कोई हमने ऑफिसर अकाउंटेंट अपॉइंट किया उसको दे दोगे? पानी वाले भैया डेली पानी रखने आते हैं, आप उनको देखते हो, एक दिन हम दोनों नहीं थे, वो आके कुर्सी पे बैठ गए, क्या आप उनको फीस दे जाओगे? उन्होंने कहा हाँ मेरे को ऑथराइज किया हुआ है, मेरे को दे दो फीस, क्या दे जाओगे उनको फीस? दे जाओगे? क्या आपको थोड़ा सस्पिशियस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए कि ये पानी वाले भैया को फीस क्यों दे रहे हैं? वो एक अलग बात है। तो इस केस में आपको उनको फीस नहीं देनी चाहिए, अगर आपने फीस दी है तो गलती किसकी है? आपकी है। आपको यहाँ थोड़ा सस्पिशियस हो जाना चाहिए था, और आपको जब भी सस्पिशियस हो थोड़ी इंक्वायरी करनी चाहिए। ठीक है जी? क्या आउटसाइडर को प्रोटेक्शन मिली? लेकिन भैया क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मेरे को ऑथराइजेशन है, लेकिन क्या आपको प्रोटेक्शन मिली? आपको इंटरनल अफेयर के बारे में पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो सीधा-सीधा दिख रहा है कि इस बंदे को अथॉरिटी नहीं है, फिर भी आप उसके साथ डील कर रहे हो, तो गलती किसकी? आपकी। क्या हो गया? एस्टोपल हो गया। देखो एस्टोपल एस्टोपल वो पार्टनर है हमारे, या वो पार्टनर बन रहे हैं, पार्टनरशिप में हमने एस्टोपल पकड़ा, प्रिटेंड तो कर रहे हैं वो कि मेरे पास अथॉरिटी है, लेकिन यहाँ पे आपको सस्पिशियस हो जाना चाहिए। जहाँ सस्पिशियस हो जाओ वहाँ पे क्या करनी चाहिए? इंक्वायरी करनी चाहिए। द डॉक्ट्रिन इन नो वे रिवॉर्ड दोज हु बिहेव नेग्लिजेंटली। जो बंदा नेग्लिजेंटली काम कर रहा है उसको ये डॉक्ट्रिन कभी भी नहीं बचाएगा। वेयर द पर्सन डीलिंग विद द कंपनी पुट अपॉन एन इंक्वायरी, फॉर एग्जाम्पल वेयर द ट्रांजेक्शन इज अनयूजुअल और नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर ट्रांजेक्शन अनयूजुअल है या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द आउटसाइडर। किसकी ड्यूटी है? आउटसाइडर की, टू मेक द नेसेसरी इंक्वायरी, ताकि वो नेसेसरी इंक्वायरी कर ले। The protection of Turkmen rule is also not available where circumstances surrounding the contract are suspicious and therefore invite inquiry। जहाँ पे भी suspicious है वहाँ पे inquiry होनी चाहिए, और अगर आप नहीं कर रहे तो आपको indoor management नहीं बचाएगा। Suspicion should arise from example from the fact that an officer is purporting to act in matter which is apparently outside the scope of his authority। और suspicious होता कहाँ पे है? जहाँ पे ऑफिसर अपनी अथॉरिटी के बाहर जाके काम कर रहे हैं। अगर कोई अपनी अथॉरिटी के बाहर जाके काम कर रहा है तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, आपको सस्पिशियस होना चाहिए और इंक्वायरी करनी। फॉर एग्जाम्पल केस लॉ दिया हुआ है आनंद बिहारी लाल वर्सेस डिनशॉ। द प्लेंटिफ एक्सेप्टेड अ ट्रांसफर ऑफ अ कंपनीज प्रॉपर्टी फ्रॉम इट्स अकाउंटेंट। क्या कंपनी का अकाउंटेंट कंपनी की प्रॉपर्टी बेच सकता है? कौन बेचेगा? डायरेक्टर्स बेचेंगे उसके। अकाउंटेंट प्रॉपर्टी बेच रहा है, द ट्रांसफर वाज हेल्ड वॉइड। ट्रांसफर क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। क्या आउटसाइडर को प्रोटेक्शन मिलेगी? नहीं मिलेगी, ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है। द प्लेंटिफ कुड नॉट हैव सपोज्ड इन एब्सेंस ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी। अगर उस अकाउंटेंट के पास पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है तो भाई आप नहीं मानोगे कि ये बंदा प्रॉपर्टी बेच सकता है। अगर पावर ऑफ अटॉर्नी है तो एक अलग चीज है। द अकाउंटेंट हैड अथॉरिटी टू इफेक्ट ट्रांसफर ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी। अगर पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है तो अकाउंटेंट कभी भी ट्रांसफर नहीं कर सकता। Similarly, in the case of Horton and Company versus Nodard Law Wills Limited, where a person holding directorship in two companies agreed to apply the money of one company in payment of the debt to the other। क्या कह रहा है? एक बंदा दो कंपनी में डायरेक्टर है, मान लो मैं दो कंपनी में डायरेक्टर हूँ, मैं आपसे पैसे उधारी मांग रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ कि ये उधारी है ना, उस कंपनी आपका पैसा उस कंपनी की उधारी चुकाने में लगा दूंगा मैं। क्या एक सही है गलत हो रहा है? यहाँ पे आपसे पैसा उधार मांग रहा हूँ इस कंपनी के लिए, लेकिन आपको बोल क्या रहा हूँ उधारी किसकी चुकाऊंगा? दूसरी कंपनी की। दोनों कंपनियां सेपरेट है ना। क्या यहाँ पे आपको सस्पिशियस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या ट्रांजैक्शन गलत है या नहीं? ऑर्डिनरी कोर्स है ये? नहीं है जी, आपको खुद गलती देखनी चाहिए और आपको यहाँ पे इंक्वायरी करनी चाहिए। द कोर्ट सेड दैट इट वाज समथिंग सो अनयूजुअल, ये इतनी अनयूजुअल है that the plaintiff were put upon an inquiry to ascertain whether the person making the contract had an authority in fact to make it। तो आपको देखना चाहिए कि जो बंदा काम कर रहा है ये सही है या नहीं। क्लियर है जी? Any other rule would place limited companies without any sufficient reason for so doing at the mercy of any servant or agent। ये आप इग्नोर कर सकते हो, इतना कर लोगे काफी है। अगला आता है फोर्जरी। फोर्जरी का मतलब क्या होता है? साइन कॉपी करना। टर्क्यून रूल कभी भी सिग्नेचर कॉपी पेस्टिंग को अलाउ नहीं करता है, उसके प्रीव्यू से बाहर है। अगर आपने किसी ने फोर्जरी करी है, डायरेक्टर का साइन कॉपी पेस्ट कर दिया है, आउटसाइडर क्या उसको सही मानेगा, नहीं मानेगा? क्या आउटसाइडर की कोई गलती? लेकिन उसे टर्क्यून रूल में प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि ये कहाँ आ रहा है? एक्सेप्शन में आ रहा है। अगर आपके साथ फोर्जरी हुई है तो आपको टर्क्यून रूल में प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, आप क्रिमिनल लॉ में जाके फोर्जरी की प्रोटेक्शन ले सकते हो, लेकिन टर्क्यून रूल आपको प्रोटेक्शन नहीं देगा। ठीक है जी?
फोर्जरी हुई है कि आउटसाइडर को पता लगेगा, नहीं पता लगेगा। वैसे तो देखे तो उसे प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, लेकिन उसे टर्की एंड रूल में प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है, क्योंकि ये कहाँ पे एक्सेप्शन में है। तो आप कहाँ जाओ, क्रिमिनल लॉ में जाके फोर्जरी के अंदर प्रोटेक्शन ले सकते हो। द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाइज टू इरेगुलरिटीज, ये डॉक्ट्रिन किसको लगता है, इरेगुलरिटीज को लगता है, which might otherwise affect a transaction but it cannot apply to forgery, लेकिन ये forgery पे नहीं लगेगा। which must be regarded as nullity, forgery क्या होती है, null and void होती है, nullity होती है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। forgery में इन circumstances exclude the Turkmen rule, forgery किससे बाहर हो गई है, Turkmen rule से बाहर हो गई। एक बार सोच के देखो, अगर आप एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कंपनी के साथ, उसके ब्याह पे डायरेक्टर का साइन होना था, ठीक है जी, डायरेक्टर का साइन किसी और ने कॉपी पेस्ट करके आपको दे दिया। आपने कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ बनाया है, कंपनी के साथ। वैसे बन तो कंपनी के साथ रहे ना, साइन किसी ने कॉपी पेस्ट करके दे दी। अगर आपको टर्की एंड रूल में प्रोटेक्शन मिल जाती तो आप किसको बाइंड करते, कंपनी को बाइंड कर देते ना आप। क्या कंपनी की कोई गलती नहीं। जब आपके साथ कॉपी पेस्टिंग हुई है तो आप कंपनी को बाउंड नहीं करोगे, आप फोर्जरी के केस फाइल करो उस बंदे के अगेंस्ट में जिसने वो कॉपी पेस्टिंग करी है, जिसने गलत साइन करे हैं उसके अगेंस्ट में आप सूट फाइल कर सकते हो। द ओनली क्लियर इलस्ट्रेशन इज फाउंड इन रूबेन वर्सेस ग्रेट फिंगोल कंसोलिडेटेड। In this case, the plaintiff was the transfer of a share certificate issued under the seal of defendant company। एक शेयर सर्टिफिकेट किसने इशू किया है, कंपनी ने इशू किया है। The company secretary who had affixed the seal of the company and forged the signature of two directors issued the certificate। जो कंपनी सेक्रेटरी है उसने क्या किया, शेयर सर्टिफिकेट इशू किया, खुद के साइन करे और दो डायरेक्टर के साइन फॉर्ज कर दिए, मतलब कॉपी पेस्ट कर दिए। क्या इस केस में जो प्लेंटिव है उसे प्रोटेक्शन मिलेगी टर्की रूल में, नहीं मिलेगी, क्योंकि फोर्जरी टर्की रूल से बाहर है। अब वो कंपनी सेक्रेटरी के अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकता है, किस चीज का, फोर्जरी। The plaintiff contended that whether the signature was genuine or forged was a part of the internal management। plaintiff ने क्या बोला कि भाई ये जो जेन्युइन है या फ्रॉड है, साइन जो फॉर्ज हुए, मुझे क्या पता, ये तो इंटरनल मैनेजमेंट का पार्ट है। एंड देयरफॉर द कंपनी शुड बी स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग जेन्युइननेस ऑफ द डॉक्यूमेंट। कंपनी को अलाउ नहीं करना चाहिए कि उस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट ना करे। बट इट वाज हेल्ड दैट द रूल हैज नेवर बीन एक्सटेंडेड टू कवर अ कंप्लीट फॉर्जरी, लेकिन ये रूल कभी भी फॉर्जरी के ऊपर नहीं लगता है। मेरे पास एक शेयर सर्टिफिकेट है, मुझे कंपनी ने इशू किया है, किसने इशू किया है, कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी ने, उस पर सील लगाई, दो डायरेक्टर के उसने साइन कॉपी पेस्ट कर दिए। क्या मुझे कभी पता लगेगा कि कॉपी पेस्ट है? क्या मैं कंपनी को बोलूंगा, नहीं बोलूंगा ये आपने इशू किया है, आपके इंटरनल मैनेजमेंट का, आप देखो। लेकिन क्या इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्शन मिलेगी, क्योंकि फोर्जरी इंडोर मैनेजमेंट से बाहर है। क्या मेरी कोई गलती है, नहीं है, तो मैं क्रिमिनल केस फाइल करूं कंपनी सेक्रेटरी के अगेंस्ट में और फोर्जरी का, ठीक है जी, फोर्जरी यहाँ से बाहर है। इंडोर मैनेजमेंट हमने पढ़ लिया है। टोटल 3 एक्सेप्शन है। पहली क्या थी, इरेगुलरिटी के बारे में या तो एक्चुअली पता है या कंस्ट्रक्टिवली पता है। दूसरी बात सस्पिशियस, जहाँ पे यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई अपनी अथॉरिटी के बाहर जाके काम कर रहा है, आपको इंक्वायरी करनी चाहिए, वरना आपकी गलती है। लास्ट वन, और इंडोर मैनेजमेंट था क्या, प्रोटेक्ट करता है किसको, आउटसाइडर को, किससे, कंपनी से। किस चीज के लिए प्रोटेक्ट करता है, इंटरनल अफेयर। क्या रेजोल्यूशन वर्ड क्या होता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। क्या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का पब्लिक नोटिस है, नहीं है जी। क्या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के बारे में आउटसाइडर को पता होगा, नहीं पता होगा। केस लॉ का क्या नाम था, सर्क्यूएंट रूल, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस सर्क्यूएंट, ठीक है जी। हमने एक्सेप्शन पढ़ी पहली वाली, उसके अंदर क्या नाम था केस लॉ का, हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जहां डायरेक्टर्स को डिबेंचर इशू करे गए थे। अब डायरेक्टर को तो खुद को पता है ना कि कंपनी में मीटिंग हुई है या नहीं हुई है, तो एक्चुअल नॉलेज है। अगर डायरेक्टर का भाई है तो कंस्ट्रक्टिव नॉलेज है। डायरेक्टर को तो एक्चुअल नॉलेज है, डायरेक्टर के भाई को क्या है, कंस्ट्रक्टिव। इनडायरेक्टली पता लग जाएगा ना उसे भी कि मीटिंग हुई है या नहीं हुई है। तो इस हिसाब से ये चीजें, ठीक है जी। क्लियर है, हमारा कंपनीज एक्ट हो गया है।